हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा इतिहास चल रहा था। इतिहास में हमने कल चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया कि उसने कैसे कैसे अपना आधिपत्य मगध साम्राज्य पर करा और उसके बाद में उनकी 298 बीसी में मृत्यु हो गई। उनकी संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ये कल हमने आपसे बातें करी। आज हम देखते हैं उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी की राजगद्दी संभाली थी। इनके दरबार में सीरिया के राजा एडियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा। सीरिया के राजा एडियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा। जब डायमेकस इनके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया, तो बिंदुसार ने डायमेकस को पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ पर सीरिया में यानी यूनान में, ये एरिया यूनान का ही है, उन्होंने पूछा कि वहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है। तो इन्होंने बताया कि मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक, ये तीन चीज हमारे यहां पर प्रसिद्ध है। तो बिंदुसार ने डायमेकस को बोला कि भाई अपने यहां जाओ और एडियोकस साहब से बोलो कि हमें मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक भिजवाएं। तो एडियोकस ने उनको मीठी शराब, अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक की जगह एक पत्र लिखकर भिजवाया जिसमें लिखा था कि बिंदुसार भाई साहब, ऐसा है कि जो दार्शनिक होते हैं बहुत ही ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं और इनके पास शिक्षा का भंडार होता है, और हम शिक्षा यानी सरस्वती माँ का व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, इसलिए आप हमें माफ करें, हम आपको दार्शनिक नहीं भेज सकते। आप मीठी शराब और अंजीर जितना मन करे उतना आप ले जाएं। तो उन्होंने किस चीज को, क्वेश्चन आएगा कि बिंदुसार को एडियोकस ने क्या चीज देने के लिए मना कर दिया, तो वो दार्शनिक थे, दार्शनिक भेजे नहीं थे। वैसे क्वेश्चन आएगा कि सीरिया नरेश ने बिंदुसार को कौन सी चीज देने से इनकार कर दिया, तो वो दार्शनिक हो जाएंगे कि दार्शनिक उन्होंने भेजे नहीं थे। आज से इतने वर्ष पहले, ईसा पूर्व पहले की बात है ये, 304 500 यानी 300 350 ईसा पूर्व की ये बात है, जब उनके अंदर इतनी अकल थी कि हम अपनी शिक्षा दूसरे को नहीं बेचेंगे। लेकिन आज ITI करके सीधा विदेश। तो आज हमारी सोच ऐसी बन गई है, केवल और केवल पैसे को ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। शिक्षा भी पैसे के ही लिए प्राप्त कर रहे हैं, ये कह लीजिए। इसके बाद में इसके यहां पर मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र के राजा फिलाडोल, मिस्र के राजा थे फिलाडोल। उन्होंने भी अपने एक, जैसे इनके ये राजदूत थे डायमेकस, उनके भी एक राजदूत थे मिस्र यानी इजिप्ट के राजा फिलाडोल ने इनके दरबार में अपने राजदूत, जैसे ये डायमेकस है ऐसे ही उनका नाम था डायमेसियस। एक याद कर लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो इसमें बहुत होगा लेकिन अंतर थोड़ा सा है, डायमेसियस डायमेकस। तो डायमेकस सीरिया नरेश एडियोकस ने भेजे थे और डायमेसियस मिस्र नरेश फिलाडोल ने भेजे थे। इन्हीं के शासन काल में कश्मीर में ये अपना मगध में अच्छे से राज चला रहे थे, लेकिन यहां पर कश्मीर में विद्रोह हो गया। इनके ही शासन काल में कश्मीर में विद्रोह हो गया, तो बिंदुसार ने इस विद्रोह को रोकने के लिए, दबाने के लिए अपने बड़े बेटे सुसीम को यहां पर भेजा। बड़े बेटे सुसीम को यहां पर भेजा, लेकिन सुसीम भाई साहब के ये काम बचता नहीं था। इन्होंने जवाब दे दिया कि मेरे से ये काम हो नहीं रहा है, आप अपना जैसे निपटना चाहे निपट लो। तो उस समय अवंती में इनके छोटे बेटे
ड्यूटी पर थे। ये अवंती वही है जो हर्यक वंश के बिंबिसार ने अपना जो राज वैद्य था, जीवक था, वो चंद्र प्रद्योत की सेवा में भेजकर अवंती अपने मगध में मिला ली थी। ये अवंती वही है। और उनके छोटे बिंदुसार के छोटे बेटे अशोक जब कश्मीर गए तो वहां का विद्रोह 2 दिन में शांत कर दिया। इन्होंने पूछा कि 2 दिन में विद्रोह शांत होने का क्या रीजन है, तो इन्होंने बताया कि क्या रीजन होगा, तलवार है, काट डालो, जब कोई बचेगा ही नहीं तो विद्रोह कौन करेगा। तो इन्होंने वहां का विद्रोह शांत किया और एक नया शहर श्रीनगर की स्थापना करी, जिसकी हमको विस्तृत जानकारी राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी ये पुस्तक कल्हण द्वारा लिखी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी हुई है, तो वो हम स्टार बना के नोट कर लेंगे कि कल्हण ने ये लिखी थी। कहा जाता है कि अशोक ने राजगद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करके अगम कुआं में फेंक दिया था। अगम कुआं बिहार के पटना के पास कुम्हार में है। कुम्हार एक जगह है जो पटना के पास है बिहार में। वहां अगम कुआं नाम से एक बिल्डिंग है, उसमें अपने 99 भाइयों को काटकर फेंक दिया था, ऐसा कहा जाता है। ऐतिहासिक ठोस साक्ष्य नहीं है। उसके बाद में बिंदुसार का शासनकाल यहीं पर खत्म होता है और गद्दी पर आने तो चाहिए सुसीम, क्योंकि ये बड़े बेटे हैं लेकिन ये इतने योग्य नहीं थे, तो गद्दी पर बैठते हैं अशोक। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 304 ईसा पूर्व। और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि सम्राट अशोक, क्योंकि यह बहुत मुख्य है, इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व अशोक का है। इनको महान कहा गया है, इनको सम्राट कहा गया है। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि राज्याभिषेक कब हुआ था। राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो राज्याभिषेक हो जाएगा 269 ईसा पूर्व। इनका पहला काम राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, याद करने की टेक्निक रहेगी, राज्याभिषेक से 8 वर्ष पश्चात यानी कि 261 बीसी में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने का मेन रीजन था हाथी। कहा तो यह भी जाता है कि अशोक को कलिंग में कोई पसंद आ गई थी और उनसे शादी करने के रीजन से इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया। लेकिन ये कोई ठोस सबूत वाली बात नहीं है, लेकिन हाथी के लिए ज्यादा माना जाता है कि हाथी के लिए कलिंग युद्ध इन्होंने किया। कलिंग युद्ध में ही बहुत ज्यादा मारकाट हुई। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक को महान कहा गया। कलिंग युद्ध जब इन्होंने किया, वहां के राजा नंदराज थे। क्वेश्चन बनेगा कलिंग के राजा कौन थे जब कलिंग पर आक्रमण हुआ है अशोक के द्वारा, तो नंदराज वहां के राजा हो जाएंगे। जब कलिंग पर इन्होंने अटैक करके कलिंग से युद्ध किया, उससे पहले ही इनको एक प्रपोजल भेजा था कि आप हमारी स्वाधीनता स्वीकारते हैं या फिर हमसे युद्ध करना चाहेंगे। तो कलिंग के राजा नंदराज ने युद्ध को चूज किया था। मान लीजिए टॉस में बैटिंग आई, फिर भी फील्डिंग इन्होंने चूज कर ली। ये मान के चलेंगे इन्होंने युद्ध चूज किया था, हम युद्ध करेंगे। और ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, इसमें बहुत ही मारकाट हुई और यहीं पर
इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये सबसे ज्यादा प्रतापी राजा माने जाते थे, सबसे ज्यादा खूंखार भयंकर राजा माने जाते थे, लेकिन इसी युद्ध में इनका हृदय परिवर्तन भी हुआ। हृदय परिवर्तन किस वजह से हुआ? जब वहां पर मारकाट चल रही थी तो स्त्रियों और बच्चों के, स्त्रियां मरी पड़ी थी, उनके एक एक साल के बच्चे उनसे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो इन्हें देख के बहुत ही गिलानी महसूस हुई कि हमारा क्या हुआ, हमारा तो यहां तक मगध साम्राज्य था, इतना और बढ़ गया, लेकिन ये लोग तो सारे ही बर्बाद हो गए। हमारा तो केवल और केवल राज्य क्षेत्र बढ़ा, लेकिन ये लोग सारे ही बर्बाद हो गए, इनके बच्चे, इनकी बीवियां, बहुत कुछ। तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया और अशांत रहने लगे, टेंशन में आ गए भयंकर। ये जब टेंशन में आ गए तो इनकी 5 पत्नियां थी, इनकी 5 पत्नियां थी। पांचों पत्नियों में एक कारुबाकी नाम की पत्नी सबसे प्रिय थी। तो पांचों पत्नियों ने ये समझाए कि महाराज अशोक, आप क्यों टेंशन लेते हैं, खाना खाइए, बातचीत करिए, लेकिन उनको ये धमका करके भगा दे। लेकिन जब कारुबाकी पत्नी गई कि आप हमको भी धमका दोगे तो इनको भी धमका दे, तू कौन चीज। तो ऐसे करके ये इतने टेंशन में आए। फिर अशोक जब परेशान रहने लगे, उनका मन अशांत रहने लगा, तो उनके एक भतीजे थे, उनके एक जो भतीजे थे उनका नाम था निग्रोध। निग्रोध बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे, ये बहुत शांत रहते थे। इनसे अशोक ने पूछा कि तुम्हारे इतने शांत रहने का, इतने खुश रहने का, अशोक ने अपने भतीजे निग्रोध से पूछा कि तुम्हारे इतने शांत रहने का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो उन्होंने जो शांत रहने का रीजन कुछ बताया ना बताया, वो सब धार्मिक रिलेटेड उन्होंने अपना रीजन बताया और कहा कि मैं चलो आपको अपने गुरु के पास ले चलता हूं। तो वो अपने गुरु के पास, यानी कि उपगुप्त, उनके गुरु का नाम उपगुप्त था। इन्हीं से इन्होंने बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इनसे प्रेरणा ली। क्वेश्चन आएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे ली, तो वो निग्रोध हो जाएंगे। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, तो वो उपगुप्त हो जाएंगे। यहां पर 2 क्वेश्चन हमारे बनेंगे। जब इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा इनसे ली, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ताकि बौद्ध धर्म की ये वहां पर जाके जानकारी दे पाए। और इनसे प्रेरित होकर इन्होंने लोगों को प्रेरित किया बौद्ध धर्म के लिए, और इनसे प्रेरित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म ज्यादा है। वहां के श्रीलंका के सिंघली वंश के शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया। महेंद्र और संघमित्रा से प्रेरित होकर सिंघली वंश के शासन ने पूरे वंश ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने समय एक बौद्ध संगीति भी कराई। जब अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने लगे तो इन्होंने सोचा कि प्रचार प्रसार किया जाए। तो इनके समय में तृतीय बौद्ध संगीति, आपको हम पहले बता चुके हैं, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी पटना में। अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन बौद्ध धर्म को किसी भी
कोई किसी भी अभिलेख में या किसी भी पुस्तक में ये नहीं बताया गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने की कोशिश भी करी या सोची भी थी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक सभी धर्मों के प्रति भावना रखता था, सभी धर्मों की इज्जत करता था, इसीलिए अशोक को सहिष्णु कहा जाता है। सहिष्णु का ही मतलब यह है कि सभी धर्मों को इज्जत देने वाला, सभी धर्मों को मानने वाला। अब हम इसका पहचान कैसे करें कि अशोक सहिष्णु ही है, हम कैसे माने कि अशोक सहिष्णु है? तो यहां पर अशोक सहिष्णु हो जाएंगे और हम मानेंगे कैसे कि सहिष्णु है? तो इन्होंने अपने मंत्रियों से, अपने कर्मचारियों से कह रखा था कि ब्राह्मणों को ना सताएं, जिससे कि पता चलता है कि अशोक सहिष्णु थे, जिससे पता चलता है कि अशोक सहिष्णु थे कि ब्राह्मणों को ना सताएं। दूसरी बात, अशोक ने धम्म नीति को आगे बढ़ाया था। धम्म नीति को आगे बढ़ाने का मतलब है कि लोग धर्म पर चले, इंसानियत पर चले। यहां पर धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध करके नहीं था, इंसानियत था। इंसानियत पर लोग चले, इसीलिए माना जाता है कि ये सहिष्णु थे। धम्म नीति को आगे बढ़ाया किसने? अशोक ने। इसकी देखरेख करने के लिए, धम्म नीति की देखरेख करने के लिए, जांच करने के लिए, यानी कि इंसानियत की जांच करने के लिए उन्होंने एक मंत्री रखा। मंत्री को उस टाइम पर अमात्य कहते थे, इसीलिए यहां पे भी अमात्य कहेंगे। उनका नाम हो जाएगा धम्म महामात्य। अशोक स्त्रियों की देखरेख के लिए भी उन्होंने एक विभाग बनाया। जैसे अब कई विभाग चले हैं महिलाओं की देखरेख के लिए, ऐसे अशोक के टाइम पर था स्त्री महामात्य। स्त्रियों के लिए स्त्री महामात्य और धर्म के लिए धर्म महामात्य। इन्होंने अपने मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों पर अभिलेखों के सहारे लिए। अभिलेख कई होते थे, यानी कि शिलालेख होते थे, भित्तिलेख होते थे, स्तंभ लेख होते थे और गुफा लेख होते थे। उन्होंने लोगों के लिए मैसेज भेजने के लिए ये अभिलेख, इन सबको अभिलेख कहते हैं। अगर पत्थर पर लिखा है तो शिलालेख, इंग्लिश में रॉक एडिक्ट। भित्ति यानी दीवार पर लिखा है तो भित्ति लेख, स्तंभ पर लिखा है तो स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट, और गुफा में लिखा है तो गुफा लेख यानी केव एडिक्ट। तो ये हमारे इंग्लिश में एडिक्ट इनको बोला जाएगा और हिंदी में लेख। ये सारे कुछ कहीं भी लिखा कहीं भी है, ये अभिलेख हो जाएंगे। अगर शिलालेख तो वो शिलालेख है लेकिन फिर भी अभिलेख है। भित्ति लेख है तो भित्ति लेख तो है, दीवार पे तो लिखा है तो भित्ति लेख है, लेकिन फिर भी अभिलेख है। तो अपने मैसेज भेजने के लिए ये तरीका इन्होंने अपनाया। और अभिलेख लिखने की जो इन्होंने प्रेरणा ली थी वो डेरियस प्रथम से ली थी। डेरियस प्रथम हम आपको बता चुके हैं, भारत पर पहला आक्रमणकारी, भारत पर विदेशी पहला आक्रमणकारी डेरियस प्रथम। इसको दायबाहु भी कहते हैं। डेरियस प्रथम ईरान के हकमनी वंश का शासन, हम आपको पहले ये बता चुके हैं। तो इनसे इन्होंने ये सीखा कि कैसे हम किसी को, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को कैसे हम मैसेज भेजें। तो मैसेज का यानी कि संदेश अभिलेखों द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में अभिलेख स्टार्ट किसने करे विश्व में, तो वो डेरियस प्रथम हो जाएगा। लेकिन भारत में, तो भारत में अशोक। इसने सबसे बड़ी बात, जब
सबसे बड़ी बात, अशोक ने क्या ध्यान रखा, अशोक ने अपने एडिक्ट्स में यानी कि अपने अभिलेखों में भाषा का ध्यान रखा, भाषा का ध्यान सबसे ज्यादा रखा। मान के चलिए हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा अगर समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और वहां पर फारसी भाषा में अगर कोई पर्चा लगा के, इश्तहार लगा के चिपका जाए, तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे? बंगाली भाषा में कोई यहाँ पर लिखकर चला जाए तो क्या हम पढ़ पाएंगे? तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा इसने भाषा का रखा, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग थी, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो चीज जिस पे आती है वो चीज उसके पास तक पहुंचनी चाहिए थी, और पहुंची भी। इसने हर जगह जैसी लिपि चाहिए थी ऐसी लिपि पहुंचाई। जैसे इसके सबसे ज्यादा इन्होंने हर जगह हर लिपि का प्रयोग किया है। जैसे इनके सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं भारत में, पाकिस्तान में भी इनके अभिलेख मिले हैं, अफगानिस्तान में भी इनके अभिलेख मिले हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो इनके अभिलेख मिले हैं, भारत में जो इनके अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, और अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि में, और एक और ग्रीक यानी ग्रीक में, ग्रीक लिपि में, यानी अभी ग्रीक को ये अशोक के ये वाले जो ग्रीक वाले जो अभिलेख थे ना, अशोक के क्वेश्चन आता है कि सबसे दूर अभिलेख, तो वो ग्रीक वाले अभिलेख हो जाएंगे। ग्रीक को अभी तुर्की यानी कि तुर्की या एशिया माइनर उस टाइम पर, अभी तुर्की उस टाइम पर एशिया माइनर कहा जाता था ग्रीक को। तो भारत में कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि, और ग्रीक में ग्रीक लिपि। ग्रीक यानी तुर्की, एशिया माइनर। इनके जो शिलालेख हैं वो लिख तो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये लिखे क्या है। तो इनके शिलालेखों को जो पढ़ने की सबसे पहले सफलता मिली है वो है हमारे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को इनको पढ़ने की, इनके अशोक के क्वेश्चन आएगा कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन हुए, तो वो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। ये पढ़ तो लिए इन्होंने, लेकिन इनको पहचान ना हो सकी कि ये जो शिलालेख हैं लिखवाए किसने हैं। तो इनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क ही लगा। क्यों लगा ये क्वेश्चन मार्क, क्यों लगा रहा कि ये लिखवाए किसने, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने ये शिलालेख सारे लिखवाए हैं। तो इसका एक रीजन था कि हर जगह इनके जितने भी एडिक्ट से, इनके जितने भी शिलालेख हैं सब में लिख रहा था कि मैं मगध सम्राट, या फिर कि मैं सम्राट प्रियदर्शी। इन्होंने कहीं अपना नाम अशोक लिखा ही नहीं, अभी तक इनका नाम अशोक दिखा नहीं। या तो मगध सम्राट या फिर सम्राट प्रियदर्शी, यानी देव नाम प्रियदर्शी। तो इनको समझ नहीं आया जेम्स प्रिंसेप को कि मैं मगध सम्राट, अब मगध में तो पता नहीं कितने सम्राट गुजरे हैं, मैं सम्राट प्रियदर्शी, पता नहीं प्रियदर्शी कौन है। तो ये परेशान हो गए, लेकिन राजस्थान के एक शिलालेख पर लिखा मिला कि मैं सम्राट अशोक देव नाम प्रियदर्शी।
माथा ठनक गया जेम्स प्रिंसेप भाई साहब का। बोले कि ओ जहां पर मगध सम्राट, जहां पर देवनाम प्रियदर्शी लिखा आ रहा है, जहां जहां ये दोनों चीज कॉमन है, वो सारे शिलालेख, वो सारे अभिलेख अशोक भाई साहब के द्वारा लिखे गए हैं। तब जाके पहचान हुई। और एक थे हमारे जेम्स पेंथर, एक थे हमारे जेम्स पेंथर। इन्होंने तो इनके अभिलेख को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था कि ये अभिलेख होती क्या चीज है, इनके समझ नहीं आया, इनसे पढ़ा नहीं गया, पता नहीं, इन्होंने इग्नोर कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं महसूस होने दिया कि अभिलेख नाम की भी कोई चीज है और मुझे पढ़ना है। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी भी और ये खोज भी करी कि ये सम्राट अशोक के द्वारा है और कहां पर सम्राट अशोक का वर्णन मिला है, किस अभिलेख में, तो वो हम कल आपको बताएंगे। राजस्थान में जगह है, कौन से अभिलेख है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को देखते रहें और कमेंट करके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम आपसे सब्सक्राइब करने का बिल्कुल बोलेंगे नहीं, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, लेकिन कमेंट करने की आपसे गुहार है। कमेंट करके केवल इतना बताएं कि हमको अभी और क्या निखार लाने की जरूरत है, क्या और हम आपको कंटेंट दें। सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।